चीन की दीवार, फ्रांज काफ्का। उत्तर के अंतिम मोड़ पर चीन की दीवार का निर्माण पूरा हो गया था। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम की दीवारों के दोनों भाग यहीं आकर मिल गए थे। टुकड़ों में निर्माण का यह सिद्धांत छोटे स्तरों पर पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही श्रमसेनाओं द्वारा अपनाया गया था। यह इस प्रकार किया गया था, करीब 20 मजदूरों का एक समूह बनाकर एक निश्चित लंबाई की दीवार बनाने का काम दे दिया जाता है, जैसे 500 गज लंबी दीवार। इसी प्रकार एक दूसरे समूह को इतनी ही लंबाई पर काम में लगा दिया जाता जिनका काम पहले समूह के किए काम के अंत में आकर समाप्त हो जाता था। लेकिन दोनों दीवारों के मिलने के बाद उनसे उस स्थान से आगे काम नहीं कराया जाता था। जैसे मान लो 1000 गज दीवार जहां पूरी हुई, वहां से नहीं, वरन मजदूरों के इन दोनों समूहों को पास के किसी दूसरे इलाके में दीवार बनाने लगा दिया जाता था। स्वाभाविक है, इस प्रकार दीवार के बीच में बड़े बड़े हिस्से बनने से छूटते गए, जिन्हें बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाता रहा। यहाँ तक कि दीवार के निर्माण की सरकारी घोषणा के बाद भी इन खाली स्थानों पर दीवार बनती रही थी। सच तो यह है कि कुछ लोगों की राय में तो बहुत से ऐसे भागों को कभी पूरा ही नहीं किया गया। यह एक ऐसा सच था जो दीवार के निर्माण के साथ ही किंवदंती के रूप में प्रचलित हो गया और जिसे कभी भी जांचा परखा नहीं गया था। कम से कम किसी एक व्यक्ति के द्वारा जिसने अपनी आंखों से पूरी दीवार को देखा हो। दीवार इतनी लंबी जो थी, सामान्य सोच के अनुसार तो कोई भी यही कहता कि अधिक सुविधाजनक तो एक छोर से दीवार का बनाया जाना ही होता अथवा दो भागों में बांटकर लगातार बनाना ही बेहतर होता। अंततः सच तो यही था और यही उद्देश्य पूरी दुनिया को बतलाया गया था कि इसके निर्माण का उद्देश्य उत्तर के निवासियों से रक्षा करना है। लेकिन ऐसी दीवार भला रक्षा कैसे कर सकती थी यदि उसका निर्माण पूरा न किया जाए? ऐसी दीवार न केवल रक्षा करने में असमर्थ होगी वरन यह तो लगातार खतरे का कारण भी बनी रहेगी। दीवार के ये बड़े बड़े हिस्से जिन्हें मरुस्थल में बनाकर छोड़ दिया गया था, इन्हें खानाबदोशों द्वारा बार बार गिरा दिया जाता था, विशेषकर इसलिए क्योंकि ये आदिवासी जातियां इन दीवारों को लेकर सशंकित थीं और वे अपने कैंप तेजी से बदलते रहते थे, टिड्डियों की तरह। इसीलिए दीवार के निर्माण के बारे में उन्हें अधिक जानकारी थी, कम से कम हम दीवार निर्माताओं से तो कहीं अधिक। बहरहाल और किसी तरीके से दीवार का निर्माण संभव था ही नहीं। इस निर्णय को समझने के लिए पहले कुछ बातों पर आप जरा गौर कर लें। दीवार को आने वाली सदियों तक रक्षा करनी थी, इसीलिए निर्माण में पूरी सावधानी अपरिहार्य थी। अतः पिछली सदियों के पुरखों के निर्माण कार्य के अनुभवों के उपयोग के साथ निर्माताओं में उत्तरदायित्व का भाव प्राथमिक आवश्यकताओं में था। यह सच था कि दीवार बनाने के लिए अनपढ़नासमझ मजदूरों के रूप में आदमियों, औरतों और बच्चों को रोजंदारी पर रख लिया गया था, लेकिन 4 दिनों के लिए आए मजदूरों के ऊपर एक जानकार की आवश्यकता थी जो निर्माण कार्य में प्रवीणता रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो पूरे दिल से काम करने और कराने में सिद्धहस्त हो। और जितना बड़ा कार्य उतनी बड़ी जिम्मेदारी। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो निर्माण कार्य में पूरा दिन और पूरा दिल लगाकर काम कर सकें। यही नहीं, ऐसे लोगों की आवश्यकता बड़ी संख्या में थी। लेकिन दीवार निर्माण का यह कार्य बिना सोच विचार के आरंभ नहीं किया गया था। पहले पत्थर के रखे जाने के बहुत पहले स्थापत्य कला, विशेषकर भवन निर्माण कला को पूरे चीन के विशाल भूभाग में सर्वोत्तम ज्ञान की शाखा के रूप में चारों ओर घोषित कर दिया गया था, क्योंकि देश को दीवारों से घेरा जाना आवश्यक हो गया था। इसके साथ ही अन्य कलाओं के उसी अंग या शाखा विशेष की पूछ-परख थी जिसमें इसी विषय से संबंधित संदर्भ दिए गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बच्चे जो ठीक से अभी सधे पंजों पर खड़ा होना भी नहीं जानते थे,
हम अपने शिक्षक के बगीचे में खड़े थे जहां हमें गोल पत्थरों से दीवार जैसा कुछ बनाने का आदेश दिया गया था और तभी शिक्षक अपने चोगे को कसकर बांध पूरी ताकत से दीवार से टकराया था। स्वाभाविक है, दीवार गिर गई थी और उसने हमें हमारे घटिया काम के लिए इतने जोर से डांटा था कि हम सभी जोर जोर से रोते चारों दिशाओं में अपने अपने माँ बाप के पास भाग गए थे। एक बेहद सामान्य घटना किंतु महत्वपूर्ण, क्योंकि यह अपने समय की आत्मा की परिचायक थी। मैं सौभाग्यशाली था कि जिस समय दीवार निर्माण का कार्य शुरू हुआ उस समय मैं 20 वर्षों का था और मैंने निम्न स्तरीय स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। मैंने जानबूझकर सौभाग्यशाली कहा है क्योंकि मुझसे पहले बहुसंख्य लोगों ने संस्कृति की उच्चतम डिग्रियां उत्तीर्ण कर ली थी, जो उन्हें प्राप्त हो भी गई थी, लेकिन साल दर साल उन्हें अपने ज्ञान के बदले में कोई काम ही नहीं मिला था। परिणामस्वरूप वे किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे थे, जबकि उनके सिरों के अंदर महत्वपूर्ण और सुंदर स्थापत्य संबंधी योजनाएं थीं, और इसके बावजूद वे निराशा की गर्त में डूब गए थे। किंतु उनमें से जिन कुछ लोगों को सुपरवाइजर के रूप में काम मिला, भले ही वह उनके ज्ञान की तुलना में निम्न स्तर का था, फिर भी वे अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। वहाँ ऐसे राजगीर भी थे जिन्होंने बहुत सोचा विचारा था और जिन्होंने विचार मंथन करना अभी भी बंद नहीं किया था, कम से कम दीवार के निर्माण को लेकर। ऐसे लोग जिन्होंने पहला पत्थर नींव में सरकाने के साथ स्वयं को ही दीवार का अभिन्न अंग स्वीकार लिया था। राजगीरों का यह वर्ग स्वाभाविक है तीव्र इच्छा रखता था कि वह अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरी शिद्दत के साथ करे। यही नहीं, वे पूरी दीवार के संपूर्ण रूप से उपयुक्त होने के लिए बेताब और बेचैन थे। दैनिक मजदूरों में धैर्य का अभाव था क्योंकि वे मात्र अपने दैनिक वेतन पर ही ध्यान रखते थे। उच्च श्रेणी के सुपरवाइजरों के साथ बीच के सुपरवाइजर भी निर्माण के बहुरूपी विकास को केंद्र में रख अपने विश्वास को दृढ़ और उच्च स्तर पर रखा करते थे, किंतु अपने सहायक सुपरवाइजरों को प्रोत्साहित करने के लिए जो उनके बौद्धिक स्तर से पर्याप्त नीचे थे और जो इसे बेहद साधारण काम मानते थे, उनके लिए दूसरे रास्ते निकालना आवश्यक था। जैसे उदाहरण के लिए कोई यह आशा नहीं करता था कि वे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर महीनों तक या साल दर साल रखते चले जाएंगे, एक पर्वतों से भरे जनशून्य स्थान में अपने घरों से हजारों मील दूर रहते हुए। साथ ही इस निराशा के साथ कि यह कठोर श्रम का परिणाम उनके लंबे जीवन में भी पूरा होने वाला तो है नहीं। यह सोच उन्हें निराशा की खाई में पटक देती, फलस्वरूप स्वाभाविक है वे अपना काम लगन से करना बंद कर देते। इस वास्तविकता पर मंथन के उपरांत ही टुकड़ों में निर्माण की योजना बनाई गई थी। 500 गज लंबी दीवार करीबन 5 वर्षों में पूरी होने का अनुमान था और इन वर्षों में सुपरवाइजरों की पूरी तरह शक्ति और ऊर्जा समाप्त हो चुकी होगी, यहाँ तक कि वे स्वयं पर विश्वास करना भी भूल चुके होंगे। यही क्यों उनका तो दीवार और दुनिया पर से ही विश्वास खंडित हो चुका होगा। इसीलिए जब वे 1000 गज दीवार के निर्माण के समाप्त होने के उत्सव के जोश से भरे अपने निर्माण पर गर्व कर रहे होते थे, तभी उन्हें दूर, बहुत दूर भेज दिया जाता था। रास्ते में डन्हे यहाँ वहाँ बनती दीवार, पूरी हो चुकी दीवार दिखती, वे उच्चाधिकारियों के मकानों के पास से निकलते थे जहां उन्हें सम्मानपूर्वक पदक भेंट किए जाते थे। देश के विशाल भूभाग से मजदूरों की नई सेना उत्साह से जयकारा करती जाती देखती थी। जंगलों को काटकर दीवारों के सहारे के लिए पेड़ों को खड़ा करते देखते, पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर दीवार के लिए पत्थर निकलते देखते, पवित्र स्थलों में दीवार की पूर्णता हेतु की जाती प्रार्थनाओं को सुनते उत्साह से भरते हुए आगे बढ़ते चले जाते थे। ये सभी दृश्य मिलकर उनकी अधीरता को शांत करने में सहयोग देते थे। अपने घरों में कुछ दिनों का आराम, जहां वे कुछ दिनों के लिए रुकते थे, उनमें नई ऊर्जा से भर देता था। जिस विश्वास के साथ उनकी कार्य रिपोर्टों को सुना जाता था,
जिस भरोसे के साथ सीधे साधे शांतिप्रिय किसान उनसे दीवार पूर्ण होने की सूचना से आश्वस्ति व्यक्त करते थे, इससे उनकी आत्मविश्वास की गांठ सख्त हो जाती थी। शाश्वत आशावादी बच्चों की तरह वे अपने घरों को अलविदा कहते थे। उनके अंदर एक बार फिर देश की दीवार के निर्माण में जुट जाने की उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती थी। छुट्टियां समाप्त होने के पहले ही वे निकल पड़ने को आतुर हो उठते थे और उन्हें विदा करने आधा गांव उनके साथ बहुत दूर तक केवल उनके उत्साह को देख चलता जाता था। बैनर्स और स्कार्फ हिलाते लोगों के समूह उन्हें सभी सड़कों पर मिलते थे। यह सब देख उन्हें यह एहसास पहली बार होता था कि उनका देश कितना महान, संपन्न और सुंदर था। प्रत्येक देशवासी उनका भाई था, जिसके लिए वह दीवार बना रहा था। सुरक्षा की दीवार और प्रतिदान में वह आजीवन आभारी रहेगा अपनी हर वस्तु के लिए जो उसके पास थी। एकता, एकता, कंधे से सटा कंधा, भाइयों का घेरा, रक्त संचार जो मात्र एक देह में सीमित नहीं है, वरन प्रेम से बहता और लौटता हुआ असीम चीन की सीमाओं से। इस तरह खंडों में निर्माण की यह व्यवस्था संभव हुई, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और कारण भी थे। इतनी देर तक इसी प्रश्न पर रुके रहना व्यर्थ भी नहीं है। यह वास्तव में इस दीवार के निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भले ही सरसरी तौर पर यह इतना महत्वपूर्ण न दिखता हो। यदि मुझे यह बात बतलानी है और उस काल की सोच और भावनाओं को समझने योग्य बनानी है, तो इस प्रश्न पर बिना गंभीरता से चर्चा किए यह संभव ही नहीं होगा। हालांकि अधिक गहराई तक जाना मेरे वश में है नहीं। सबसे पहली बात तो यह कि उन दिनों बेबल की मीनार के निर्माण की तुलना में कमजोर निर्माण के बारे में सोचा ही नहीं जाता था। हालांकि जहां तक दैविक सहमति या अनुमति का प्रश्न है और जहां तक मनुष्यों की सोच का प्रश्न है, वह कार्य से अधिक असंगत नहीं हो सकता। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निर्माण के शुरुआती दौर में एक स्कॉलर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने विस्तार से दोनों निर्माण की तुलना की थी। पुस्तक में उसने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि बेबल की मीनार अपने उद्देश्य में असफल उन कारणों से नहीं हुई थी जो दुनिया भर में बतलाए जा रहे थे, अथवा स्वीडत तर्कों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण का तो कभी पता ही नहीं चला था। उसके तर्क और सबूत न केवल लिखित परिपत्रों या रिपोर्टों पर ही आधारित थे। उसके अनुसार वह स्वयं उस स्थान का निरीक्षण भी कर आया था और इसके बाद निष्कर्ष निकाला था कि मीनार इसलिए अपने उद्देश्य में असफल हुई और उसे असफल होना ही था कारण था उसकी नींव। इस परिप्रेक्ष्य में हमारा समय उस प्राचीन काल से पर्याप्त श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ प्रायः हर पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे समय में व्यावसायिक रूप से राजगीर है और नींव रखने में प्रवीण है। हालांकि वह स्कॉलर मात्र यही सिद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी राय में महान दीवार मानव इतिहास में एकमात्र गवाह होगी, साथ ही नई बेबल की मीनार की सुरक्षित नींव भी रखेगी। इसलिए सबसे पहले दीवार और फिर मीनार। उस जमाने में यह पुस्तक प्रत्येक हाथ में हुआ करती थी, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आज भी यह समझ नहीं पाया हूँ कि आखिर उसने मीनार के बारे में सोचा क्यों था। भला दीवार जो आधा गोला तक नहीं बनाती, बमुश्किल चौथाई या आधा गोला, यह किसी मीनार की नींव कैसे बनेगी? इसका तात्पर्य यह है कि इसे आध्यात्मिक अर्थ में ही स्वीकारा गया होगा। लेकिन यदि यही सच था तो फिर दीवार बनाने की भला आवश्यकता ही क्या थी, जो पूरी तरह से साकार थी? हजारों लाखों लोगों की जिंदगी भर की मजदूरी, खून पसीना की साकार परिणति, साथ ही पुस्तक में वर्णित योजनाओं, धुंधली धुंधली अस्पष्ट सी मीनार की योजनाओं द्वारा विस्तार से बतलाया गया था कि जनता की शक्ति और ऊर्जा को इस महान कार्य में कैसे लगाया जाएगा। उस युग में लोगों के पास इस संबंध में
एक से एक विचित्र विचार थे। स्कॉलर की पुस्तक तो एक उदाहरण मात्र है, शायद इसीलिए ताकि बहुसंख्य लोग मिलकर पूरी शक्ति से जहां तक संभव हो इस एक उद्देश्य की पूर्ति में जुट जावें। मानवीय स्वभाव अनिवार्यतः परिवर्तनशील है, धूल की तरह अस्थिर जो विरोध कतई बर्दाश्त नहीं करता। यदि वह अपने को बांध भी लेता है तो तुरंत ही पागलों की तरह उसे खोलने में जुट जाता है, जब तक वह सब कुछ को चीर फाड़ न डाले, चाहे वह दीवार हो या कोई बंधन, यहाँ तक कि स्वयं को भी। संभव है ये सारे विरोधी विचार जो दीवार के निर्माण के विरोध में खड़े हो गए थे, हाई कमांड के मन भी रहे होंगे जब उन्होंने खंड निर्माण का निश्चय किया था। मैं यहाँ पर्याप्त बड़ी संख्या की ओर से बोल रहा हूँ, वे वास्तव में उन्हें जानते ही नहीं हैं। जब हमने हाई कमांड द्वारा पारित आदेशों को जांचा परखा तो पाया कि बिना हाई कमांड के न तो हमारा पुस्तकें पढ़ना और न ही हमारी मानवीय बुद्धि ही पर्याप्त होती जो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से संपूर्ण कार्य के लिए करते रहे हैं। कमांड ऑफिस में वह कहाँ था और वहाँ कौन बैठता था, जिससे भी मैंने प्रश्न किया वे इस संबंध में कुछ भी नहीं जानते थे और न ही अब जानते हैं। उस ऑफिस में यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मनुष्यों का प्रत्येक विचार और इच्छाएं वहां चक्कर लगाती रहती थी और उनके सभी मानवीय उद्देश्य और पूर्णताएं प्रत्युत्तर में वहां उपस्थित थी। साथ ही वहां की खिड़कियों से दैवीय दुनिया के वैभव की परछाइयां नेताओं के हाथों में पड़ा करती थी जब वे अपनी योजनाओं पर चर्चा किया करते थे। और इसीलिए भ्रष्टाचार से परे रहने वालों को यह जानना चाहिए कि नेतृत्व यदि गंभीरता से कामना करता तो वह इन बाधाओं के पार भी जा सकता था जो लगातार निर्माण के विरोध में था। अतः शेष बचता है मात्र यह निष्कर्ष कि नेतृत्व ने जानबूझकर खंड निर्माण का चुनाव किया था, लेकिन खंड निर्माण मात्र पालियों, शिफ्टों में होना अनुपयुक्त था। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि नेतृत्व कुछ अनुपयुक्त की ही इच्छा करता था। आश्चर्यजनक निष्कर्ष है न? यह सच है और एक दृष्टिकोण से इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। आज तो इस विषय पर आराम से बिना किसी चिंता के कोई भी चर्चा कर सकता है। उन दिनों अधिकांश लोग और उनमें से भी श्रेष्ठ मस्तिष्कों के स्वामियों के पास भी एक गुप्त रहस्यमय कथन था, जिसके अनुसार हाई कमांड के आदेश को अपनी पूरी क्षमता से पूर्ण करने की कोशिश करो, लेकिन मात्र एक निश्चित बिंदु तकरी इसके बाद उस बारे में सोच विचार पूरी तरह बंद कर दो। एक सूक्ति व समझदारी भरी सूक्ति, जिसके विषय में विस्तार से एक नीतिकथा में दर्शाया गया है, जिसे लोग प्रायः उद्धृत कर दिया करते थे। आगे ध्यान देने से बचो, लेकिन इसलिए नहीं कि वह हानिप्रद हो सकता है, क्योंकि यह भी अंततः निश्चित नहीं है कि वह हानिप्रद वास्तव में है ही। क्या हानिप्रद है और क्या नहीं का प्रश्न से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि बसंत ऋतु में नदी के विषय में सोचो। वह फैलती बढ़ती जाती है जब तक वह शक्तिशाली नहीं हो जाती और धरती का पालन पोषण करती है अपने तटों का दूर दूर तक, लेकिन अपनी दिशा को कभी नहीं भूलती और उसी पर चलती रहती है जब तक वह समुद्र से मिल नहीं जाती, जहां उसका खुले हृदय से स्वागत किया जाता है, क्योंकि वह एक उपयुक्त सहयोगी है। इसलिए कुछ दूर तक तो हाई कमांड के निर्देशों का पालन और ध्यान रखना आवश्यक है, लेकिन उसके बाद नदी अपने किनारे तोड़ देती है, उसका आकर विलुप्त हो जाता है, उसकी धारा की गति को धीमा कर देती है। अपनी नियति की चिंता न कर, धरती के ऊपर ही अपने स्वयं के छोटे छोटे समुद्रों का निर्माण कर लेती है। खेतों को नुकसान पहुंचाती है और इतना सब करने के बावजूद अपने नए रूपाकार को अधिक समय तक बनाए नहीं रख पाती और अपने पुराने तटों के बीच बहने को उसे तैयार होना पड़ता है। गर्मियों में बहुत से स्थलों पर उसे सूखना भी पड़ता है। स्वाभाविक है, वह मौसम भी आता ही है, इसीलिए अधिक दूरी तक हाई कमांड के निर्देशों और नियमों पर तुम्हें चिंतन मनन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब यह जो लोक कथा है, इसका प्रभाव दीवार निर्माण पर अधिक मात्रा में रहा होगा।
किंतु मेरे वर्तमान आलेख के लिए तो यह केवल सीमित संदर्भ ही रखती है। मेरी जांच पड़ताल और खोज तो विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक है। बहुत दिनों से कोई बिजली न तो लपलपाती है, न ही कौंधती ही है, क्योंकि गरजने वाले बादल कहीं नहीं हैं। और इसलिए मैं इस प्रखंड निर्माण की व्यवस्था की व्याख्या करना चाहता हूँ, जो वहां से बहुत आगे जाती है, जिस पर उस समय के लोग संतुष्ट हो जाया करते थे। मेरी वैचारिक क्षमता पर्याप्त सीमित है, किंतु जिस लंबे चौड़े विशाल भूभाग पर मुझे चलना है वह असीम है। यह महान दीवार किससे रक्षा के लिए बनाई गई थी? उत्तर के निवासियों के विरुद्ध। अब मैं तो चीन के दक्षिण पूर्व का हूँ। उत्तर का कोई भी व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक नहीं बन सकता। हम पुरानी पुस्तकों में पढ़ते हैं उन क्रूरताओं के बारे में जो उन्होंने अपनी प्रगति के चलते की थी, जिन्हें शांत पेड़ों के नीचे बैठ पड़ते हुए हम लंबी सांसें लेते हैं। कलाकारों द्वारा किए गए उनके यथार्थ चित्रण हमें बतलाते हैं इन शैतान चेहरों के खुले मुंह से झांकते बड़े बड़े नुकीले दांत, उनकी अधखुली आंखें जो पहले से ही शिकार को अपने जबड़ों में फंसा निगलने को तैयार हैं। जब भी हमारे बच्चे शैतानी करते हैं, हम उन्हें ये चित्र दिखलाते हैं और एक नज़र पड़ते ही वे रोते हुए हमारी बाहों में समा जाते हैं। बस, इसके अतिरिक्त हम उत्तरवासियों के विषय में कुछ भी नहीं जानते। हमने उन्हें देखा नहीं है और यदि हम गांवों में रहे आते हैं तो उन्हें कभी देखेंगे भी नहीं, भले ही वे अपने जंगली घोड़ों को तेजी से दौड़ाते सीधे क्यों न हमारी ओर आवें। तब भी नहीं। हमारा देश बहुत विशाल है और उन्हें हमारे पास तक पहुंचने नहीं देगा। उनकी मंजिल खाली हवा में ही गायब हो जाएगी। यदि यह सच है तो फिर भला हमने अपना घर क्यों छोड़ा? झरनों को उनके पुलों के साथ, अपनी माताओं और पिताओं, अपनी सुबकती पत्नियों, अपने बच्चों को जिन्हें हमारी आवश्यकता है। हम दूर बसे शहरों में तैरने के लिए क्यों जाते हैं, जबकि हमारी कल्पना हमें वहां से भी बहुत दूर वहां ले जाती है जहां दीवार है? क्यों? हाई कमांड के लिए प्रश्न। हमारे नेता हमारे स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। भले ही वे विशाल समस्याओं को ले चिंतित हों, हमारे बारे में वे जानते हैं, हमारी छोटी छोटी आकांक्षाओं को। वे हमें अपनी छोटी छोटी झोंपड़ियों में बैठा देखते हैं, हमारी संध्या प्रार्थनाओं से सहमत होते देखते रहते हैं, जिसे घर का बुजुर्ग परिवार के बीच दोहराता बैठा रहता है। यदि मुझे अपने इस प्रकार के विचार प्रकट करने की अनुमति है तो मैं यही कहूँगा कि मेरी राय में हाई कमांड प्राचीन काल से अस्तित्व में है। वह यूं ही बुला नहीं लिया गया है, जल्दी से इकट्ठी की गई मैंडरीन चीनी भाषा हो जो किसी के सपने पर चर्चा के लिए बुलाई हो और उतनी ही जल्दी से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है ताकि उसी शाम लोगों को ढोल बजाकर बिस्तरों से उठा दिया जाता है निर्णय के अनुसार निर्धारित काम करने के लिए, भले ही वह कुछ भी क्यों न हो। वह एक पुच्छल तारा ही हो जो ईश्वर के सम्मान में निकला हो, जिसने मालिकों का एक दिन पहले ही महत्वपूर्ण कार्य किया हो और दूसरे ही दिन किसी अंधेरे कोने में धक्के और लाठियां मार मार कर ढकेल दिया गया हो, वह भी पुच्छल तारे के अंतिम भाग के लुप्त होने के पहले भले ही बहुत दूर क्यों न हो। मैं विश्वास करता हूँ कि हाई कमांड का अस्तित्व अनंत काल से है और उसी तरह से उनका दीवार बनाने का निर्णय भी। अब यह तो उनका अज्ञान ही है कि उत्तरवासी समझते हैं उनके कारण दीवार बनाई जा रही है। अनजान ईमानदार सम्राट जिसने कल्पना की कि उसने निर्माण का आदेश दिया था। हम दीवार निर्माण में व्यस्त राजगीर अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। इसके साथ ही हम अपनी जुबान भी हमेशा बंद रखते हैं। दीवार के बनते समय से आज तक मैंने स्वयं को जातियों के तुलनात्मक इतिहास के एकमात्र काम में व्यस्त रखा है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें कोई चाहे तो उसकी हड्डियों की मज्जा तक पहुंच सकता है, जैसे वे हैं
ठीक इसी विधि से और मैंने खोज लिया है कि हम चीनियों में कुछ लोग और कुछ राजनैतिक संस्थाएं हैं जो अपनी विशिष्टताओं में स्पष्ट हैं और कुछ अन्य दुरूहता में विशिष्ट हैं। इन विचित्रताओं के कारणों को जानने की तीव्र इच्छा विशेषकर बाद में हुई घटनाएं मुझे सदैव चिढ़ाती रही हैं और अभी भी चिढ़ाती हैं, और दीवार निर्माण भी इसी समस्या का अंग है। हमारे यहाँ सर्वाधिक दुरूह संस्था आप जानते हैं, साम्राज्य ही है। पीकिंग की राजकीय कोर्ट में स्वाभाविक है इस विषय में पर्याप्त स्पष्टता मिलती है, हालांकि वह भी यथार्थ से कुछ अधिक ही भ्रामक है। साथ ही हाई स्कूल के राजनैतिक विधि एवं विधि के शिक्षक यह मानते हैं कि वे इस विषय के ज्ञाता हैं और उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वे उस ज्ञान को अपने छात्रों को देने में भी समर्थ हैं। जितना अधिक कोई समाज नीचे स्तर के स्कूलों में जाता है, वहाँ स्वाभाविक रूप से ऐसे शिक्षक और छात्र मिलते हैं जिनको अपने ज्ञान पर संदेह बिल्कुल भी नहीं होता है और एक सतही दिखावटी सी संस्कृति क्रमशः आकाश की ऊंचाई तक जाती दिखती है, जो कुछ नियमों के चारों ओर घूमती है जिन्हें लोगों के मस्तिष्कों में सदियों से ढूंढा जाता रहा है। नियम या आदेश अपने अजरमर सत्य जिसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ है, लेकिन वे शाश्वत रूप से सदैव संदेहों के कोहरे में अदृश्य रहे हैं। किंतु यह साम्राज्य का प्रश्न ही तो है जो मेरी राय में सामान्य जनता से जिसका उत्तर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वे ही तो हैं जो साम्राज्य के अंतिम आसरा हैं। यहाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं केवल अपने जन्म स्थान के विषय में ही ईमानदारी से कह सकता हूँ। प्राकृतिक देवता और उनके कर्मकांड जो पूरे वर्ष को सुंदरता और प्यारे परिवर्तनों से भरे रखते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमारे चिंतन का कोई विषय होता है तो वे सम्राट ही हैं, लेकिन वर्तमान सम्राट के प्रति नहीं। या फिर हम वर्तमान के बारे में विचार करते यदि हमें पता होता कि वे कौन हैं या उनके संबंध में कुछ तथ्यों से परिचित होते। सच यही है कि उत्सुकता ही है जिसमें हम सदैव व्यस्त रहते हैं। हम हर संभव प्रयास करते हैं इस विषय में जानकारियों और सूचनाएं प्राप्त करने की, चाहे वे तीर्थयात्रियों से ही क्यों न मिलें, क्योंकि उन्होंने लंबे चौड़े इलाके की यात्रा की होती है, या फिर पास या दूर के गांवों से या नाविकों से। क्योंकि उन्होंने न केवल हमारे झरनों को पार किया होता है वरन पवित्र नदियों को भी। ढेर सारी सूचनाएं और समाचार एक व्यक्ति को मिलते हैं, यह सच है, लेकिन कुछ भी निश्चित तथ्य एकत्र नहीं कर पाता। हमारा देश इतना विशाल है कि कोई भी पौराणिक कथा उसकी विशालता के साथ न्याय नहीं कर सकती। स्वर्ग, आकाश उसे नाप नहीं सकता और पीकिंग तो उसमें मात्र एक बिंदु ही है और सम्राट का महल बिंदु से भी छोटा। दूसरी ओर जहाँ तक सम्राट का प्रश्न है, वह दुनिया के सभी धार्मिक राजनैतिक वर्गों में सर्वाधिक शक्तिशाली है, यह मैं स्वीकारता हूँ। लेकिन वर्तमान सम्राट हमारे आपके जैसा एक व्यक्ति है जो पलंग पर हमारी तरह ही लेटता है, जो हो सकता है विशाल हो या फिर यह भी संभावना है कि वह सकरा और छोटा हो। हमारी ही तरह वह कभी कभार स्वयं को खींचता है और जब वह थक जाता है तो सुंदर तराशे मुंह से जम्हाई भी लेता है। लेकिन इस सबका हमें भला पता कैसे चलेगा हजारों मील दूर दक्षिण में तिब्बत की पर्वत श्रृंखलाओं की सीमाओं के पास? और इसके साथ ही जो भी ज्वार भाटे वहां उठते हैं, यदि वे हमारे पास तक पहुंचते भी हैं तो बहुत देर से पहुंचते हैं और हम तक पहुंचने के पहले ही लुप्त प्रायः हो चुके होते हैं। सम्राट सदैव बुद्धिमान किंतु फिर भी अस्पष्ट से दरबारियों और कुलीनों से घिरे रहते हैं, नौकरों व मित्रों के वेश में विद्वेष और शत्रुता जो साम्राज्य की शक्ति पर विरोधी दबाव बनाते हैं और लगातार सम्राट को पदच्युत करने के लिए विषाक्त बाण चलाते रहते हैं। साम्राज्य अमर है किंतु सम्राट स्वयं लड़खड़ाता है और सिंहासन से उतार दिया जाता है। हाँ, सच यही है कि साम्राज्य अंततः डूब जाते हैं और अपनी मौत की बड़बड़ाहट में अंतिम सांसें लेते हैं।
इन संघर्षों और पीड़ाओं से जनता कभी परिचित नहीं होती। हारित के आगंतुकों की तरह, शहर में आने वाले अजनबियों की तरह, किसी भीड़ भरी सड़क के किनारे खड़े हो, साथ लाए खाने को चबाते खड़े रहते हैं, जबकि उसी इलाके के सामने बहुत बहुत दूर शहर के बीच के चौराहे पर उनके शासक को फांसी दी जा रही होती है। एक नीति कथा है जो इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझाती है। सम्राट ने इस कथा के अनुसार एक संदेश तुम्हारे पास भेजा, एक सीधे सादे नागरिक के पास। साम्राज्य के सूरज ने अपने विशाल देश के बहुत दूर, बेहद दूर स्थित महत्वहीन छाया के पास, सम्राट ने अपनी मृत्युशैया से केवल आपके पास संदेश भेजा। उसने संदेशवाहक को आदेश दिया कि वह उसके पलंग के पास घुटनों के बल बैठ जाए, और तब उसने फुसफुसाकर संदेश बतलाया। फिर उसने जोर देकर संदेशवाहक से कहा कि जो भी संदेश उसने अभी बतलाया है वह उसके कानों में दोहराए। सुनने के बाद उसने सिर हिलाकर यह निश्चित किया कि संदेश सही है। आपने देखा न कि अपनी मृत्यु के अनगिनत दर्शकों के बीच जहां सभी बाधा डालने वाली दीवारों और अवरोधकों को गिरा दिया गया था और ऊंची चौड़ी सीढ़ियों पर साम्राज्य के सभी राजकुमार एक घेरा बनाए खड़े थे, इन सब के सामने उसने अपना संदेश सुना दिया। संदेशवाहक तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक तंदुरुस्त, न थकने वाला आदमी अब अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाता, फिर बाएं को। इस प्रकार भीड़ की चीरता वह अपनी राह पर चलता गया। जहां भी उसे विरोध का सामना करना पड़ा, उसने तुरंत अपने सीने की ओर इशारा कर दिया जहां सूर्य का चिन्ह चमक रहा था। तुरंत ही उसके लिए रास्ता आसान कर दिया जाता था, जो अन्य किसी के लिए नहीं होता। लेकिन जनसंख्या इतनी अधिक है कि उनकी संख्या का कहीं कोई अंत ही नहीं है। यदि वह खुले खेतों मैदानों में पहुंच जाता तो वह कितनी तेजी से उड़ता हुआ सा चलता, और निस्संदेह बहुत जल्दी आप अपने दरवाजों पर उसकी मुट्ठियों की आवाज सुनते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसकी शक्ति बहुत जल्दी ही क्षीण होने लगती है। लेकिन वह महल के आंतरिक हिस्से के गलियारों में किसी तरह रास्ता बनाता चलता जाता है, जिसके अंत में वह कभी भी पहुंच ही नहीं पाएगा, और यदि वह सफल हो भी जाता है तो भी कुछ होने वाला नहीं है। उसे सीढ़ियों के बीच में लड़झगड़ कर रास्ता बनाना होगा, और यदि वह सफल हो भी जाता है तो भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अभी दरबारों को पार करना है उसे। दरबारों के बाद दूसरा बाहरी महल, और फिर एक बार सीढ़ियां और दरबार, और फिर आगे एक और महल, और इस तरह हजारों वर्षों तक यही अंतःक्रम। और यदि अंततः वह बाहरी दरवाजों को तोड़कर निकल पाने में समर्थ होता है, लेकिन नहीं, यह कभी नहीं होगा। साम्राज्य की राजधानी उसके सामने होगी, दुनिया का केंद्र, अपने कूड़े करकट से फटने की हद तक भरा। यहाँ से लड़झगड़ कर कोई भी रास्ता बनाकर जा ही नहीं सकता, यहाँ तक कि मृतक का शोक संदेश लेकर भी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम सूरज ढलते और शाम के उतरते समय खिड़की के पास बैठो और स्वयं उसका सपना देख लो। तो इन परिस्थितियों में, इतनी निराशाओं के बीच आशा को जीवित रख हमारी जनता सम्राट का सम्मान करती है। वे यह भी नहीं जानते कि कौन सम्राट राज्य कर रहा है। यही नहीं, उनके मन में राजवंश को लेकर भी संदेह होते हैं। स्कूलों में पर्याप्त विस्तार से राजवंशों और उनके उच्चाधिकारियों के बारे में विस्तार से तारीखों सहित पढ़ाया जाता है, लेकिन इस संबंध में सर्वकालिक अनिश्चितता चली आ रही है कि श्रेष्ठतम विद्वज्जन भी इसके भ्रमजाल में फंस जाते हैं। पता नहीं कब के मरखप चुके सम्राटों को हमारे गांव में राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है, और एक जो मात्र गीतों में ही जीवित है, अभी कुछ दिन पहले उसकी घोषणाओं को पूजा स्थल पर पढ़ा गया है। युद्ध जो प्राचीन इतिहास में दफन है, हमारे लिए हाल फिलहाल ही हुए हैं, और किसी का भी पड़ोसी चमकते दमकते चेहरे के साथ उसके समाचार को आए दिन सुनाते देखा जा सकता है। सम्राटों की रानियां, जिन्हें चतुरचालाक दरबारी राजसी रीति रिवाजों द्वारा पथभ्रष्ट प्रायः ही कर लिया करते हैं,
जो महत्वाकांक्षाओं से मुटियाती दैहिक कामनाओं में असंयमित और घोर लालची होने के साथ अपनी घृणित आदतों में मगन रही आती हैं। वे अपने समय में जितनी गहराई में दफन हैं, उनके कार्यों को उतने ही गहरे रंगों से रंगा जाता है और दर्द भरी लंबी सी आह के साथ हमारे गांव वाले अंततः सुनते हैं कि कैसे हजारों वर्षों पहले एक साम्राज्ञी ने अकाल के दिनों में अपने ही पति का रक्तपान किया था। आप समझे ना कि हमारी जनता अपने विगत सम्राटों के साथ कैसा व्यवहार करती है, किंतु विडंबना यह है कि वे जीवित शासकों को भी मृत समझ लेते हैं। यदि एक बार, बस आदमी की जिंदगी में एक बार कोई राजकीय अधिकारी अपने प्रांतीय दौरे पर मान लो धोखे से हमारे गांव में आ जावे ना और शासन की ओर से कुछ घोषणाएं कर दे या फिर करसूची की जांच कर ले या स्कूल के बच्चों की परीक्षा ले ले या पुजारी से हमारे क्रियाकलापों के विषय में प्रश्न कर ले और फिर इसके पहले कि वह अपनी पालकी में बैठे और एकत्रित सामूहिक ग्रामवासियों के सामने अपने निष्कर्षों की चेतावनियों को शब्दों का रूप दे, प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगेगी। हर कोई अपने पड़ोसी की ओर चोर निगाह से देखेगा और अपने बच्चों के साथ कमर तक झुक जावेगा ताकि अधिकारी किसी मृतक के विषय में ऐसे बतला रहे हैं जैसे वह जीवित न हो, जबकि उनका यह सम्राट तो बहुत पहले ही मर चुका है, उसका वंश ही समाप्त हो चुका है। अच्छा भला अधिकारी उसके बारे में हमसे वास्तव में मजाक कर रहा है, लेकिन हम कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया हो, ताकि उसका अपमान न हो। किंतु हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने वर्तमान शासक के अलावा और किसी की भी आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि ऐसा करना तो घोर दंडनीय अपराध होगा न। और अधिकारी की पालकी के विदा होते ही वह उठ खड़ी होती है, गांव के शासक की तरह कोई भी एक आड्डती आकस्मिक रूप से उल्लास से भरे उस कलश की तरह जो पहले ही धूल में मिल चुका है। इस प्रकार हमारी जनता पर न तो राज्य में होती किसी क्रांति या विद्रोह का कोई प्रभाव पड़ता है, न ही किसी समकालीन युद्ध का। अपनी युवावस्था की एक घटना मुझे याद आ रही है। हमारे पड़ोस में विद्रोह हो गया था, हालांकि खासे दूर के प्रांत में। किस कारण हुआ था, अब यह तो मुझे याद नहीं है और फिर आज इसका कोई महत्व भी नहीं है। विद्रोह के कारण तो यहाँ किसी भी दिन पाए जा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, जनता कितनी जल्दी उत्तेजित हो जाती है। हाँ, तो एक दिन विद्रोहियों द्वारा वितरित एक कागज मेरे पिता के घर में एक भिखारी लेकर आया, जो उस प्रांत से होकर आया था। वह भोज का दिन था, हमारे कमरे मेहमानों से भरे थे। पुजारी ने प्रमुख आसंदी पर बैठकर उसे पढ़ा। एकाएक सभी हंसने लगे। वह कागज का टुकड़ा फट गया। भिखारी को, जिसे आवश्यकता से अधिक भीख मिल चुकी थी, घूंसों थप्पड़ों से मार मार कर कमरे से बाहर निकाल दिया गया और मेहमान सुहावने दिन का आनंद उठाने तितर बितर हो गए। भला ऐसा क्यों हुआ? उस पड़ोस के प्रांत की स्थानीय भाषा हमारी अपनी भाषा से पर्याप्त भिन्न है और यह भिन्नता लिखने की भाषा में भी आ जाती है, जो हमारे पुरातन भाव को समाहित किए हुए है। अभी बमुश्किल से पुजारी ने 2 पंक्तियां ही पढ़ी थी कि हमने अपने निष्कर्ष निकाल लिए थे। प्राचीनतम इतिहास जो हमें बहुत पहले ही बतला दिया गया था, पुराने घाव जो बहुत पहले ही सूख चुके हैं। हालांकि आज स्मरण करते हुए ऐसा लगता है वर्तमान जीवन की विभत्सता को भिखारी के पर्चे में लिखे शब्दों में अकाट्य रूप से वर्णन किया गया था, जिसे सुन हम सभी हंस पड़े थे और सिर हिलाने लगे थे और आगे सुनने को कतई तैयार न थे। इतने बेसब्र हैं हम लोग अपने वर्तमान को भूलने के लिए। इस सब को देख यदि कोई यह निष्कर्ष निकाले कि वास्तव में हमारा कोई सम्राट है ही नहीं, तो वह सत्य से दूर नहीं है। बार बार इसे दोहराते रहना होगा। संभवतः हमारी जनता से अधिक सम्राट की स्वामिभक्त जनता और कहीं नहीं होगी, विशेषकर दक्षिण में, किंतु सम्राट हमारी विश्वसनीयता से कोई लाभ नहीं उठाते। सच है कि पवित्र ड्रैगन
अजगरद हमारे गांव के अंत में लगे एक खंभे पर खड़ा है और मानवीय स्मृति के प्रारंभिक काल से ही वह अपनी अग्नि की लपटों से भरी श्वासें पीकिंग की ओर सम्मान में फेंकता चला आ रहा है। लेकिन पीकिंग हमारे गांववासियों के प्रति दूसरी दुनिया की तुलना में कुछ ज्यादा ही अनुदार है। क्या कहीं भी ऐसा गांव होगा जहां मकान एक दूसरे से सटकर बने हों और सारे खेत मकानों से भर गए हों? हमारी पहाड़ी पर खड़े हो बड़ी दूर तक चारों ओर नजरें घुमाकर कोई भी इस बात की तस्दीक कर सकता है। और क्या इन घरों में इतने अधिक लोगों की भीड़ दिन रात भरी रह सकती है? ऐसे शहर के चित्र को बनाना हमारे लिए अधिक कठिन है, बजाय इस बात पर विश्वास करने के कि पीकिंग और सम्राट एक ही है। एक बादल कहना चाहिए जो आराम से सूर्य के नीचे युगों से यात्रा कर रहा है। अब ऐसी राय के उपरांत निकाले निष्कर्षों के बाद जीवन तो पूर्णतः स्वतंत्र और अमर्यादित ही होगा, हालांकि अनैतिक किसी भी रूप में नहीं। मैंने अपनी यात्राओं में इतने शुद्ध नैतिक मूल्य नहीं पाए हैं जितने हमारे अपने गांव में हैं। किंतु इसके बावजूद एक ऐसी जिंदगी जो समकालीन नियम कायदों से कतई प्रभावित नहीं होती हो और जो मात्र प्राचीन नियमों और खतरों को ही स्वीकारते हों। मैं विस्तृत रूप से सामान्यीकरण नहीं करना चाहूंगा और ना ही जोर देकर कहूंगा कि मेरे प्रांत के अनगिनत गांवों का हालहवाल कुछ ऐसा ही है, चीन के 500 प्रांतों की तुलना में कम। किंतु संभवतः इस विषय में पढ़े बहुत से लेखों और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बाद मैं जोर देकर कह सकता हूँ, दीवार के निर्माण में विशेष तौर पर जिसमें मानवीय शक्ति और ऊर्जा लगाई गई हो, एक अवसर मिला जिससे सभी प्रांतों की आत्माओं को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी के आधार पर संभवतः मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि सम्राट के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण सामान्यतः सार्वकालिक रूप में वही है जो हमारे अपने गांव का है। अब मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि इस विचार में निहित सत्य में कोई परिवर्तन करूं, वरन इसके विपरीत सच तो यह है कि इसका प्रारंभिक उत्तरदायित्व तो सरकार का ही है, जो दुनिया में सबसे प्राचीनतम साम्राज्यों में से एक है और जिसने इसके विकास में कोई सफलता नहीं पाई है तथा विकसित करने को नकारा है, जिसमें साम्राज्य को एक संस्था के रूप में विकसित किया जाता कि उसकी कार्यप्रणाली सीधे बिना बाधाओं के देश के सर्वाधिक दूर स्थित गांवों तक पहुंच जाती। दूसरी ओर यह भी सच है कि जनता की कल्पना क्षमता और विश्वास में कमी है जो उसे पीकिंग साम्राज्य की गतिहीनता को जागृत करने में समर्थ होती और उसकी वर्तमान सच्चाइयों को अपने सीने से लगाने के लिए प्रेरित करती। जनता जो इससे अधिक की कामना नहीं करती कि कम से कम उसे स्पर्श तो किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। यह धारणा कोई निश्चित गुण नहीं है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि यह दुर्बलता ही हमारी जनता की एकता को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करती है। यदि कोई ऐसा कहने का साहस करे कि उस जमीन में जिसमें हम रहते हैं, तो यहाँ किसी दोष को स्थापित करने का अर्थ हमारे विवेक को अस्वीकारना मात्र ही नहीं होगा, वरन उससे बुरा होगा हमारे पैरों के तले की जमीन को नकारना। और इसीलिए मैं इस स्तर के आगे जांच के इन प्रश्नों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा।